नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं चक्रव्यूह स्पेशल। एक वक्त था कि अमेरिका और ईरान दोनों दोस्त हुआ करते थे। खाड़ी देशों में अमेरिका के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में ईरान की गिनती होती थी। लेकिन 21वीं सदी की दुनिया में अमेरिका और ईरान की दूरी इतनी बढ़ गई कि आज दोनों देश एक बड़े घमासान के मुहाने पर खड़े हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खamenei के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा दिया है। जिस तरह ईरान के खिलाफ ट्रंप दहाड़ रहे हैं और ईरान भी आर पार की लड़ाई का दम भर रहा है, उसमें दोनों देशों के आज के रिश्ते और हालात पर यही कहा जा सकता है जानी दुश्मन। खाड़ी के देश पेट्रोल के पहाड़ पर बैठे हैं। वहां अक्सर तेल के सवाल पर युद्ध की आग धधकती रहती है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह ईरान की हुकूमत को मिट्टी में मिला देने की धमकी दी है, उससे साफ है कि आने वाले दिन तीसरे खाड़ी युद्ध को निमंत्रण दे सकते हैं। Well, no, they're starting to, it looks like, and there seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent, if you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. अमेरिका और ईरान के बीच कभी जिगरी दोस्ती होती थी, लेकिन तेल के खेल और खाड़ी में दबदबे की कूटनीति दोनों को एक दूसरे से दूर ले गई। और ट्रंप के आने के बाद ईरान से अमेरिका की तलखी बहुत ज्यादा बढ़ गई, इतनी ज्यादा कि आज दोनों देश युद्ध के मुहाने पर बैठे हैं। ट्रंप हर हाल में ईरान को दबाना चाहते हैं और ईरान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो वेनेजुएला नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर ईरान के सबसे बड़े धार्मिक नेता अयतुल्लाह खामेनेई हैं, लेकिन इस अहम की लड़ाई में पिस रहा ईरान है। ऐसा इसलिए है कि ट्रंप ने तीन मोर्चों पर ईरानी हुकूमत और खामेनेई को दबोचने का प्लान बना रखा है। सबसे पहले तो ट्रंप लगातार ये धमकी दे रहे हैं कि वो ईरान पर सैनिक हमला बोलकर उसे तहस नहस कर सकते हैं। दूसरा, ट्रंप ईरान की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए उन देशों पर भी 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर चुके हैं जो देश ईरान से कारोबार करते हैं या करेंगे। और तीसरा यह है कि ईरान के अंदर खामेनेई के खिलाफ होने वाले विद्रोह को खुलकर हवा दे रहे हैं। यहां तक कि ट्रंप साफ साफ एक्स पर पोस्ट लिख रहे हैं कि वो विद्रोहियों के लिए मदद पहुंचा रहे हैं। वो विद्रोह और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। ट्रंप अगर खामेनेई के खिलाफ बढ़त लिए दिख रहे हैं तो इसका बड़ा कारण यह है कि ईरान में लोगों का आंदोलन अब क्रांति में बदल चुका है। आर्थिक संकट में फंसे ईरानियों ने खामेनेई को उखाड़ फेंकने का झंडा बुलंद किया हुआ है और तेहरान में विरोध की इस आग में अमेरिका जमकर पेट्रोल डाल रहा है। इसीलिए खामेनेई के खिलाफ विद्रोह करने वाले इरफान सुल्तानी को फांसी देने के फैसले से ईरान को पलटना पड़ा। 26 साल का इरफान सुल्तानी ईरानी सरकार के लिए लिटमस टेस्ट बन गया। अगर खamenei के संरक्षण में चलने वाली ईरानी सरकार ने विरोध की आवाज बने सुल्तानी को फांसी नहीं दी तो यही माना गया कि ट्रंप की चेतावनी काम कर गई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची तो ये भी कहने लगे कि इरफान को फांसी देने की कोई योजना थी ही नहीं, फांसी का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन खामेनेई के गले में ट्रंप की धमकियों की फांस जरूर कसी हुई है। दरअसल 26 साल के इरफान सुल्तानी ने खामेनेई की सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर रखा था। उसको फांसी पर चढ़ाकर खामेनेई के इशारे पर चलने वाली ईरानी सरकार विद्रोहियों को यह पैगाम देना चाहती थी कि जो हुकूमत से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इसीलिए इरफान पर ईरानी कानून के हिसाब से सबसे गंभीर अपराधों में दोषी बताकर फांसी की सजा का ऐलान हुआ। सुल्तानी को किसी ट्रायल, वकील या अपील का मौका तक नहीं दिया गया।
11 जनवरी को अदालत में इरफान सुल्तानी का मामला गया था। अदालत ने सुल्तानी को मुहारेबे यानी अल्लाह के खिलाफ युद्ध छेड़ने का दोषी बता दिया। इसके बाद तो मौत से कमतर सजा की जगह ही नहीं थी। ये फांसी की सजा 14 जनवरी को होनी थी, लेकिन ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि फांसी हुई तो ईरानी सरकार की खैर नहीं। लगता है कि ट्रंप की चेतावनी काम कर गई और सुल्तानी की फांसी रुक गई। देखिए, ये बात तो पक्का है कि जो एक अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी का जो दबाव हुआ है ईरान पे, क्योंकि ईरान में बहुत दिनों से एक रिजेंटमेंट और रेसिस्टेंस वहाँ चल रहा था कि जिस तरीके से वहाँ पे प्रेस की स्वतंत्रता है या बाकी लोगों की जो एक्टिविटीज़ है उस पर एक कंट्रोल्ड रेजीम था। पास्ट में हालांकि ये टेक्निक ईरान की हुकूमत के द्वारा अपनाई गई थी कि लोगों को फांसी दे दो, लोगों को जेल में डाल दो, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत मजबूत है। खासकर जो ट्रंप है वो इस मुद्दे को लेकर बहुत सीरियस है और इसीलिए ईरान एक नेगोशिएशन टेबल पे आए और वो अमेरिका के साथ बातचीत करने की कह रहे हैं। वैसे जानकार मानते हैं कि ट्रंप ने अगर ईरान को वेनेजुला समझ लिया है तो ये उनकी कूटनीतिक और सामरिक भूल होगी। जानकारों के मुताबिक अमेरिका के लिए ईरान में जमीनी ऑपरेशन बहुत जोखिम भरा होगा। इसकी वजह यह है कि ईरान पहाड़ों से घिरा हुआ है। इससे अमेरिकी सैनिकों को वैसे ही भारी नुकसान हो सकता है जैसा इराक और अफगानिस्तान में हुआ। इसलिए टीम ट्रंप हवाई या साइबर हमलों पर ज्यादा फोकस कर रही है। ऐसे में अगर युद्ध हुआ तो इजराइल और अमेरिका दोनों एक साथ ईरान के खिलाफ ऑपरेशन कर सकते हैं। मई 2025 में भी अमेरिका ने सीधा ईरान पर अटैक किया और इजराइल तो इस मौके की तलाश में है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ लामबंद होके और युद्ध करे और खामनेई एडमिनिस्ट्रेशन को बर्खास्त करे। तो अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है इजराइल को तो निश्चित रूप से वो ईरान के साथ युद्ध करके जो हमेशा एक खतरा बना हुआ है इजराइल के लिए, सबसे बड़ा जो एक खतरा है उसको एलिमिनेट करने के लिए इजराइल आगे बढ़ेगा। और अमेरिका भी एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में है क्योंकि अमेरिका एक छत्र राज चाहता है। ट्रंप युद्ध तक के लिए तैयार होने की बात करते हैं, लेकिन उनका दिमाग उस विरोध प्रदर्शन को हवा देने में ज्यादा लगा है जिसमें खामेनेई का हलक सूखा हुआ है। अगर विरोध की इस आग से खामेनेई की सत्ता खाक हो गई तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। यानी बिना फौजी ऑपरेशन किए अमेरिका ईरान का काम तमाम करना चाहता है। एक फिजिकल ऑक्यूपेशन तो नहीं होगा और ये जो अटैक्स हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं, मिसाइल अटैक्स या ड्रोन अटैक्स, ये ईरान को जरूर डिस्ट्रक्शन पहुंचा सकते हैं बट उनके लोगों का रिजॉल्व नहीं बदली कर सकते। अगर वो चाहेंगे तो हुकूमत अपने आप ही बदली होगी। हालांकि ईरान में जैसा विरोध प्रदर्शन आज हो रहा है वैसी स्थिति पहले भी कई बार आ चुकी है। इस बार फर्क इतना है कि अमेरिका का, खासकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सीधा हस्तक्षेप है और यही हस्तक्षेप खाड़ी देशों का तापमान बढ़ा देने के लिए काफी है। दुनिया ने 1991 और 2003 में दो बार खाड़ी देशों का मंजर देखा था। दोनों बार एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ इराक था और इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन थे। दूसरा खाड़ी युद्ध इराक की सत्ता और राजनीति के साथ खाड़ी देशों के हालात बदल देने के लिए भी काफी था। इराक मटिया मेट हो गया और सद्दाम मिट्टी में मिल गए। सद्दाम को मिट्टी में मिलाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश जूनियर जिस रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं उसी पार्टी से मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी हैं। बल्कि ट्रंप तो जब से दूसरी बार सत्ता में आए हैं तब से वो युद्ध वाली मुद्रा में ही दिख रहे हैं। वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को तो ट्रंप की सेना ने राष्ट्रपति भवन से घसीट कर निकाला और सीधे अमेरिका की जेल में पहुंचा दिया। ट्रंप ने हमास के खिलाफ इजराइल की जंग को खुली छूट दे रखी है।
और अब हमास के प्रति सहानुभूति रखने वाले ईरान के खिलाफ ट्रंप किसी भी हद तक जाने की बात कर रहे हैं। If they do that, we'll consider things targets that they wouldn't believe. If they do that, we will hit them at levels that they've never been hit before. They won't even believe it. I have options that are so strong. So I mean, if they did that, it'll be met with a very, very powerful force. एक तरफ ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक के बाद एक दूसरी बैठकों का दौर जारी रखा, तो दूसरी तरफ खामेनेई के इशारे पर चलने वाली ईरानी सरकार भी ताल ठोकती रही कि ट्रंप हमले जैसी भूल हरगिज ना करें। तीसरी तरफ ऐसी खबरें भी आती रहीं कि खामेनेई ईरान छोड़कर रूस या किसी और देश में उड़ सकते हैं, और इसकी वजह यह बताई जा रही थी कि ईरान के अंदर खामेनेई की कट्टरपंथी मजहबी नीतियों के खिलाफ विद्रोह कर रहे लोगों के कारण खामेनेई के हाथों से ईरान मुट्ठी में बंद रेत की तरह फिसलता दिख रहा है। अब सवाल है कि अचानक ईरान और खासकर खामेनेई के खिलाफ ट्रंप क्यों खड़े हो गए हैं। जानकारों के मुताबिक ये सब आनन फानन में नहीं हुआ है, बल्कि इसकी जड़ें 2001 में जाती हैं, जब 11 सितंबर को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला हुआ था। उस हमले में 2600 लोगों की जानें चली गई थीं। हजारों लोग घायल हुए थे, लेकिन अमेरिका जैसे देश के लिए उससे ज्यादा उसका अहम और आत्मविश्वास घायल हुआ था। अमेरिका ने तय कर लिया था कि वो इस आतंकवादी हमले का हिसाब जरूर चुकाएगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के बाद अमेरिका ने जिन देशों को टारगेट किया उनमें ईरान भी था। हालांकि ईरान बार बार कहता रहा कि उसका ओसामा बिन लादेन या अल कायदा से कोई लेना देना नहीं है। इसकी एक वजह यह भी बताई गई कि ईरान तो एक शिया मुस्लिम देश है और लादेन सुन्नी था, लेकिन लादेन के नाम पर इस्लामिक देशों पर अमेरिका के हमले ने ईरान को अमेरिका का कट्टर दुश्मन बना दिया था। उस घटना के बाद जिस पेंटागन हाउस से अमेरिका की रक्षा नीति चलती है, वहां एक फाइल रखी गई। ईरान पर हमले का आज जो खेल चल रहा है, इसकी बुनियाद 2001 की उस फाइल में ही रख दी गई थी। उस फाइल में लिखा था कि खाड़ी के 7 देशों को तहस नहस करना है। इन 7 देशों में इराक, सीरिया, लेबनान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और ईरान शामिल थे। इसका खुलासा नाटो के कमांडर रहे जनरल वेस्ली क्लॉक ने 2007 में किया था। हालांकि इन 7 देशों को सबक सिखाने की बात तो 5 साल के अंदर थी, लेकिन ये काम बीते 25 साल से चल रहा है। 2001 में पेंटागन के पास एक अर्जी गई जिसमें कि नेतन्याहू साहब की छाप थी कि भाई ये 7 मुल्क हमको मौका है, इन 7 मुल्कों को हमें टेक आउट करना है। टेक आउट करने का मतलब इनमें हमें सरकारें बदलनी है। कैसे पता हमें साहब? जनरल वेस्ली क्लार्क जो कि नेटो के कमांडर थे, उन्होंने 2007 में ये रिवील किया कि देखिए हमें 2001 में ये कागज मिला था, हमसे ये कहा गया था कि हम इन 7 मुल्क कौन है? 7 मुल्क हैं इराक, सीरिया, लेबनान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और ईरान। जानकारों का मानना है कि उसके बाद अमेरिका ने उसी तरीके से काम करना शुरू कर दिया। इराक सबसे पहले मटियामेट हुआ और उसके राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया गया। लीबिया में कर्नल गद्दाफी को सरेआम मार दिया गया। सीरिया में सत्ता बदल दी गई। सोमालिया पहले से ही बदहाल है। सूडान और लेबनान में सत्ता बदलने के लिए अमेरिका का प्रयास जारी है, और ईरान का हाल क्या है ये साफ साफ दिख रहा है। 3 में नतीजे निकल है। एक, इराक और सद्दाम हुसैन को हटा दिया गया। सीरिया अभी 13 साल की सिविल वॉर के बाद वहां से हटे हैं बशार अल असद, और वहां जिस तरह से गद्दाफी को मारा गया, लोगों ने स्क्रीन पे देखा कि उसको छुरी नाइफ से सॉडोमाइज करके मारा गया लीबिया में। अब बचा है इराक।
ईरान में आज जैसे हालात हैं, उससे उस पहलवी राजवंश के वारिसों में उम्मीद की लहरें उठने लगी हैं, जिन्हें 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद देश छोड़कर भागना पड़ा था। खामेनेई का दुश्मन अमेरिका भी है और 1979 में सत्ता से हटाए गए शाह के बेटे रजा पहलवी भी। वो रजा पहलवी अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन उनकी नजरें ईरान की राजगद्दी पर हैं। दरअसल रजा पहलवी को लग रहा है कि 47 साल बाद ही सही उनके लिए तेहरान का ताज स्वागत में खड़ा है। इस बीच ये खबर भी आई कि व्हाइट हाउस के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और रजा पहलवी के बीच एक सीक्रेट मीटिंग भी हुई थी। उसी बैठक में ईरान के खिलाफ एक्शन का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। उस बैठक को सुर्खियां इसलिए भी मिली कि ईरान में जन विद्रोह शुरू होने के बाद पहली बार ट्रंप प्रशासन और रजा पहलवी के बीच उच्च स्तरीय बैठक हुई। पहलवी की पहचान अमेरिका परस्त की है, इसलिए ये खबर आती है कि ट्रंप खामेनेई को हटाकर रजा पहलवी को ईरान की गद्दी पर बिठाना चाहते हैं। लेकिन जानकार मानते हैं कि ईरान के लोग कट्टरपंथी ताकतों को हटाना चाहते हैं, ना कि अमेरिकी सोच वालों को गद्दी सौंपना। वेस्ट एशिया के मामले में खास करके और जहां इजराइल इन्वॉल्व हो वहां ज्यादातर दो पैरेलल चीजें चलती हैं। एक होता है नैरेटिव, जो कि वही बनाते हैं या जो मीडिया लेके चलता है नैरेटिव, और एक होता है फैक्ट ऑन द ग्राउंड। अब एक नैरेटिव ये बनाया गया है कि ये साहब जो है लोग उत्सुक हैं कि ये आ जाएं। या आपने ये देखा होगा कि नेपाल में भी जब कुछ समझ भी नहीं आता तो राजा की छवि दिखाई देती है। आपने देखा होगा कंबोडिया में सिहानूक की छवि दिखाई देती थी। तो ये डेस्परेशन में है। मेरे नजर में ये बात, ये इसमें कोई सदाकत नहीं है, इसमें कोई सच नहीं है कि वो बादशाह पहलवी के बेटे जो हैं वो उसके लिए लोग तड़प रहे हैं कि वो आ जाए और हम पर राज करे। ऐसा नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ट्रंप की नजरों में खामेनेई क्यों किसी तीखी मिर्च की तरह चुभ रहे हैं? क्या ईरान ने कहीं किसी अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया है? क्या ईरान ने किसी दूसरे देश पर हमला किया है? क्या ट्रंप वाकई ईरान को खामेनेई की कट्टरपंथी सोच से आजादी दिलाना चाहते हैं? या ट्रंप अपने दोस्त और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मदद के लिए ये सब कर रहे हैं? चौथे सवाल के उत्तर से ही ईरान पर ट्रंप के आक्रामक लहजे को समझा जा सकता है। इजराइल की लड़ाई फिलिस्तीन से है, खासकर हमास से। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमास के बेहद विध्वंसकारी हमले के बाद से ही इजराइल ने फिलिस्तीन को धुआं-धुआं कर रखा है। बल्कि फिलिस्तीन के एक बड़े भूखंड को इजराइल ने कब्जा कर रखा है। वैसे तो फिलिस्तीनी जमीन पर इजराइल के कब्जे का विरोध कई देश करते हैं, लेकिन जिस शिद्दत से इस विरोध को ईरान ने अमली जामा पहनाया, वैसा किसी ने नहीं किया। जानकार मानते हैं कि फिलिस्तीनियों के लिए फिलिस्तीन की जमीन की पैरोकारी ही खामेनेई को महंगी पड़ रही है। ये ईरान में क्यों? इसलिए कि ईरान वाहिद मुल्क है जो कि कहता है कि पैलेस्टाइन जो है वहां पैलेस्टीनियंस को रहना चाहिए। ये पोजीशन वो अपनी नहीं बदलता, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। लिहाजा ये जो नेतन्याहू इजराइल की मंशा ये है कि इसको किसी तरह से खत्म करो। अब युद्ध जैसे माहौल के पीछे चाहे जो कारण काम कर रहे हो, अगर युद्ध छिड़ गया तो सवाल है कि किस में कितनी ताकत है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक एक अनुमान है कि अमेरिका का रक्षा बजट 895 बिलियन डॉलर का है, जबकि ईरान का 15.45 बिलियन डॉलर का। अमेरिका में युद्ध लड़ने वाले सैनिकों की संख्या करीब 13 लाख है, तो ईरान में 6 लाख से ज्यादा है। अमेरिका के पास कुल युद्धक विमान 13,000 से ज्यादा हैं, तो ईरान के पास करीब 550 हैं। अमेरिका के पास युद्धक पनडुब्बियां 70 हैं, तो ईरान के पास 25। वहीं बैलिस्टिक मिसाइलों का भंडारण अमेरिका के पास 25,000 से भी ज्यादा है, तो ईरान के पास 3,000 का। परमाणु हथियारों की बात करें तो अमेरिका के पास 4,200 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, जबकि 1,770 से ज्यादा तैनात किए गए हैं।
जबकि ईरान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, लेकिन ईरान के पास भी इतनी युद्ध शक्ति है ही कि दुश्मन को एक बार सोचना पड़े। पहली बात कि ईरान का जो अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको आप कहेंगे कि जो थ्योक्रेट्स हैं वो बहुत मजबूती के साथ टिके हुए हैं, और जहाँ तक आर्म्स और एम्यूनिशंस और मिसाइल्स की बात है तो वो भी काफ़ी कुछ हद तक बहुत एडवांस स्थिति में है ईरान की में। और तीसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष है कि रशिया और चाइना दोनों ही ईरान के साथ में अपना एक डिफेंस एक जुड़ाव दिखाते हैं और कॉन्स्टेंटली ईरान के हितों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ईरान अभी तक सस्टेन किया हुआ है, जैसे कि यूक्रेन रशिया के खिलाफ एक सस्टेन अपने आप को बनाए हुए है, उनको नियमित रूप से नाटो कंट्रीज का सप्लाई होता है। उसी तरीके से ईरान को भी चीनी हथियार और रशियन सपोर्ट कॉन्स्टेंटली मिल रहा है, और वो पूरा इजराइल और अमेरिका के खिलाफ एक रेसिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है और इसीलिए सर्वाइव कर रहा है। जिस देश की सामरिक ताकत जितनी मजबूत होती है, उसके लिए युद्ध लड़ना और जीतना उतना ही आसान होता है। रही बात अमेरिका की, तो उसकी ताकत सबसे ज्यादा है, लेकिन युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं लड़ा जाता, उसमें हालात और जज्बात भी काम करते हैं। वियतनाम की कोई ताकत नहीं थी, लेकिन अमेरिकी सेना को वियतनाम से बैरंग वापस लौटना पड़ा। अफगानिस्तान में तहस नहस करके ही सही अमेरिका को वापस लौटना पड़ा था। तो तुलनात्मक रूप से ताकतवर और समृद्ध ईरान से अमेरिका की जंग होगी, ये जरूरी नहीं है, और हुई भी तो उसका अंजाम क्या होगा, ये कहना मुश्किल है। वैसे तो ट्रंप के तेवर से यही लगता है कि वो अपनी बंदूकों को खामेनेई की छाती पर सीधे नहीं लगाएंगे, बल्कि उन्होंने ईरान के लोगों के विद्रोह को ही अपना हथियार बना लिया है। लेकिन कहीं इससे बात नहीं बनी और जंग की ठहर ही गई। तो जानकार मानते हैं कि ट्रंप सीधे युद्ध की जगह साइबर हमला भी बोल सकते हैं। अगर अमेरिका ने सीधे हमला किया तो ईरान की सेना और हिजबुल्लाह और हूती जैसे समर्थक उस इलाके में अमेरिकी ठिकानों और जहाजों को निशाना बना सकते हैं। फिर अगर वो युद्ध रूस और यूक्रेन के युद्ध की तरह लंबा खिंच गया तो इसका असर पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई पर पड़ सकता है। साफ है कि टैक्स और टैरिफ से अपनी इकोनॉमी को संभालने और संवारने चले ट्रंप के लिए लंबे युद्ध की स्थिति आसान नहीं होगी। जो भी यहाँ पे इंस्टेबिलिटी होती है इस रीजन में, उस पे पूरे वर्ल्ड का सप्लाई चेन बिगड़ता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, रेड सी, तनाव यहाँ पे इसको बहुत बढ़ेंगे, और अमेरिका इतनी लंबी लड़ाई यहाँ पे लड़ने के लिए सक्षम नहीं है। 1991 में सोवियत रूस के बिखरने के साथ ही अमेरिका दुनिया का इकलौता सुपर पावर बचा था। करीब 25 साल बाद उसको चुनौती मिलनी शुरू हुई तो चीन से। इसके बाद अमेरिका इस बात को लेकर सजग हो गया कि अपने नंबर 1 की पोजीशन को बचाना कैसे है। इसलिए उसने अफगानिस्तान जैसे देशों से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। अब ट्रंप फिर से अमेरिका की ताकत को दुनिया पर आजमाना चाहते हैं। इसके लिए उनके निशाने पर ईरान भी है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच तुलना करें तो अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी जीडीपी $29 ट्रिलियन है, जबकि ईरान की जीडीपी $450 बिलियन है। यानी ईरान की तुलना में अमेरिका की अर्थव्यवस्था करीब 60 गुना बड़ी है। अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय $85,000 से ज्यादा है, जबकि ईरान में करीब $5,000 प्रति व्यक्ति आय है। अमेरिका डॉलर आज काफी मजबूत है, जबकि ईरानी रियाल काफी कमजोर है। अमेरिका के पास विशाल आर्थिक और सैनिक शक्ति है, जबकि ईरान मूल रूप से तेल और गैस के भंडारों पर आश्रित है, लेकिन वो भी कई पाबंदियों से घिरे हुए हैं। ऐसे में ईरानी सरकार और खामेनेई दो मोर्चे पर घिर गए। बाहर ट्रंप का फरमान, अंदर बगावत वाला घमासान।
ये बात निश्चित रूप से कि जो आज के दिन ईरान में हालात हैं वो बहुत ही गंभीर हैं और जो आंतरिक विरोध है, जो खासकर आर्थिक स्थिति को लेके, इन्फ्लेशन को लेके, जो उनकी मुद्रा का हालात हुआ है उसको लेके, जिस तरीके से बाजार के लोग रोड पर निकले हैं, तो आंतरिक रिजेंटमेंट खामनेई पर बहुत स्ट्रॉन्ग बढ़ता जा रहा है और उनका आंतरिक जो एक विरोध है वो किसी हद तक जा सकता है। ईरान दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे देशों में गिना जाता है। वहां साक्षरता दर 89% है, जबकि महिलाओं में 95% से ज्यादा है। उनमें भी जिन्हें हम जेनजी कहते हैं, उनमें साक्षरता दर तो 99% है। वो पढ़े लिखे नौजवान बगावत पर उतर आए हैं। खमेनाई के समर्थन से चलने वाली सरकार की दिक्कत यह है कि एक तरफ उन्हें विद्रोह को रोकना है, दूसरी तरफ अमेरिका के प्रकोप को रोकना है और तीसरी तरफ इन दोनों के बीच में ईरान की बदहाल होती इकोनॉमी। एक तरफ ईरान की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से गिर रही है और ईरानी रियाल की कीमत शून्य पर पहुंच गई है। आलम यह है कि भारत के 1 रुपए की कीमत 14 जनवरी को 12,101 ईरानी रियाल हो गई थी। ईरान में खाने पीने की चीजें 75% तक महंगी हो गई हैं। गिरती अर्थव्यवस्था और धार्मिक आजादी के सवाल पर लोगों का प्रदर्शन चल रहा है। उस प्रदर्शन ने पिछले दिनों काफी हिंसक रूप धारण कर लिया था। लोगों का हिंसक प्रदर्शन धीरे धीरे ईरान के 50 से ज्यादा शहरों में फैल गया। 2 हफ्ते के विरोध प्रदर्शन में करीब 2400 लोगों के मरने की भी खबरें आईं। वैसे तो ट्रंप से खामेनेई और ईरान के संबंध तभी तल्ख हो गए थे जब 2017 में ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। 2018 में राष्ट्रपति की हैसियत से ट्रंप ने ईरान के साथ परमाणु समझौते से अमेरिका को अलग कर दिया। ट्रंप ने यह फैसला तब भी ले लिया जबकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA बार बार इस बात की पुष्टि कर रही थी कि ईरान समझौते की शर्तों का पालन कर रहा है। तेहरान को साफ लग गया कि यह अमेरिका की कूटनीतिक दगाबाजी ही नहीं बल्कि ट्रंप का अमेरिका भरोसेमंद भी नहीं है। बीच में 4 साल तक जो बाइडेन की सरकार रही तो ईरान को थोड़ी राहत की सांस जरूर मिली, लेकिन 2025 में ट्रंप दोबारा आए तो ईरान में उनकी आक्रामक दिलचस्पी बढ़ गई। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ इजराइल का समर्थन शुरू कर दिया। साथ ही वो खुलेआम ईरान में सत्ता परिवर्तन की हुंकार भरने लगे। बल्कि इसके आगे बढ़कर पिछले साल 21 जून को अमेरिका ने पहली बार 3 ईरानी परमाणु स्थलों पर हमला किया। ईरान के खिलाफ अपनी प्रेशर डिप्लोमेसी को वॉर के ऐलान तक ले गए। खामेनेई ने यह कहना शुरू कर दिया कि ईरान झुकेगा नहीं। इससे साफ हो गया कि खाड़ी में माहौल गरमाने वाला है। चाहे ईरान के खामेनेई हो या अमेरिका के ट्रंप, दोनों के पूर्वज दूर देश से नए देश में गए थे। डोनाल्ड ट्रंप के दादा फ्रेडरिक ट्रंप 1885 में अमेरिका से न्यूयॉर्क काम की तलाश में आए थे। वहां उन्होंने नाई का काम सीखा, लेकिन बाद में वो रेस्टोरेंट और होटल के बिजनेस में चले गए। इसके बाद रियल एस्टेट के धंधे में उतरे, जो ट्रंप परिवार का पुश्तैनी धंधा बन गया। दूसरी तरफ खामेनेई के एक पूर्वज सैयद अहमद मुसवी 1830 में भारत में यूपी के बाराबंकी से इराक में जियारत के लिए गए थे। ईरान में उनका मन इस कदर रम गया कि वो इराक में ही बस गए और वहीं 1869 में उनका देहांत हो गया। उनके एक पोते अयातुल्लाह रूह अल्लाह खुमैनी के नाम से मशहूर हुए, जिन्होंने ईरान में इस्लामिक क्रांति लाई थी। 1889 में उनके देहांत के बाद अयातुल्लाह खामेनेई ईरान के सबसे बड़े धार्मिक नेता बने। अब अमेरिका का भाग्य ट्रंप बचा रहे हैं और ईरान का अयातुल्लाह खामेनेई, लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि इस तनातनी का भविष्य क्या है। ट्रंप और खामेनेई की लड़ाई ने सिर्फ खाड़ी ही नहीं बल्कि दुनिया को मुश्किलों के खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा किया है।
कमाल देखिए कि ट्रंप को शांति के नोबेल पुरस्कार की तलब है और खामेनेई धर्मगुरु होने के कारण शांति का ही प्रवचन देते आए हैं। लेकिन दोनों की तनातनी में टूट रही है तो शांति और सुनाई पड़ रही है तो तबाही वाली धमकियां। तो आज चक्रव्यूह स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। शुभ रात्रि।